राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर। मधुर भंडारकर, जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्म 26 अगस्त 1968 को मुंबई के खार में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए मधुर भंडारकर को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी रही। दोस्तों के बीच फिल्मों के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले मधुर भंडारकर बचपन में घर के हालात ठीक न होने की वजह से पढ़ाई छोड़कर वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में काम करने लगे। यहीं से उनका फिल्मों से लगाव एक जुनून में तब्दील हो गया। लेकिन ये राह उनके लिए आसान नहीं थी। अपनी पहली फिल्म बनाने से पहले उन्होंने फिल्मकार राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। वास्तविक विषयों पर फिल्में बनाने वाले मधुर भंडारकर की पहली फिल्म त्रिशक्ति बुरी तरह फ्लॉप रही। फिर आई बार डांसर्स पर आधारित उनकी फिल्म चांदनी बार, जिसे दर्शकों के साथ साथ आलोचकों ने भी काफी सराहा। इस फिल्म ने मधुर भंडारकर को वो असल पहचान दी जिसके वो हकदार थे। आज मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ, वो शहर जहाँ अम्मी और अब्बू के प्यार के बीच में मैं पली बढ़ी। लेकिन गम और खुशी में बहुत कम फासला होता है। ये मैंने तब जाना जब मेरे देखते ही देखते मेरा सब कुछ छिन गया। पेज 3, फैशन, कॉरपोरेट और हीरोइन जैसी हिट फिल्मों में मधुर भंडारकर ने अलग तरह के विषयों को पेश किया है। हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है खिलते हुए, पल में मुरझाती है बेशरम, फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें। जिंदगी को धीरे धीरे डसती है ख्वाहिशें। मधुर भंडारकर मुख्य धारा के व्यावसायिक सिनेमा और वैकल्पिक सिनेमा के बीच की एक धारा के प्रतिनिधि के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके मधुर भंडारकर फिल्मों में सार्थकता और सफलता का दूसरा नाम बन चुके हैं। मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि हम ये देखते हैं कि जो लोग शुरू करते हैं वो कई फिल्में बनाने के बाद कुछ फिल्में हिट होती हैं, कुछ एवरेज रहती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन आपका कुछ ऐसा रहा कि जो पहली फिल्म है त्रिशक्ति को अगर छोड़ दें तो बाकी एक के बाद एक लगातार कामयाब फिल्में आप बना रहे हैं। कहीं इसके बीच आपकी इस जो जर्नी की शुरुआत है उसमें कहीं रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि लोग आमतौर पर इस बात की कोशिश करते हैं कि या तो वो किसी फैमिली बैकग्राउंड से होकर आए हैं, तब उनके अंदर वो एक विरासत में मिली हुई चीज़ है, या फिर किसी स्कूल से पढ़कर ट्रेंड आए हुए हैं। आपका केस बिल्कुल अलग है। कुछ बताइए ना, आपकी कहानी क्या है शुरू से, अगर एक सरसरी तौर पर। बेशक आपने इस बात को कई बार कई मंचों पर कहा होगा, लेकिन हमारे साथ शेयर कीजिए। बचपन से जैसे एक मध्यम वर्ग से मैं आया हूँ। मुंबई में खार में रहता था, और बचपन से ही मैंने, जब मुझे याद है टीन्स की हम बात करते हैं, तो मुझे हमेशा ही राज खोसला साहब, गुरुदत्त साहब, के आसिफ साहब, इनके सिनेमा, गोल्डी साहब, विजयानंद साहब के सिनेमा मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए थे। और पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं मेरी लाइफ में। जैसे कहा कि गरीब मिडिल क्लास फैमिली से था, परिस्थिति ऐसी आ पड़ी कि मुझे खुद को वीडियो कैसेट का व्यवसाय करना पड़ा, और तकरीबन बीच में पढ़ाई छूट गई, और मैं एक डिलीवरी बॉय जिसे कहते हैं, वीडियो कैसेट जो घर घर में जाके कैसेट देता था। 80s की हम बात करें तो वो जो VHS कैसेट हुए करती थी, वो घर घर में जाके साइकिल पे मैं जाके देना शुरू किया। पढ़ाई क्या छूट गई थी, कहाँ तक पहुँच? पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ाई नहीं, कि मैं 6वीं के बाद मैंने नहीं पढ़ाई। 6th स्टैंडर्ड के बाद मुझे पढ़ाई का प्राप्ति नहीं हुई मेरे से, और काफ़ी मुझे बुरा भी लगता है अभी भी, जब मैं अपने आप को पीछे देखता हूँ या अपने आप को सोचता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी को कहता हूँ कि ये मत सोचो कि मधुर ने पढ़ाई नहीं की, मधुर भंडारकर बन गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो पढ़े। मुझे आज भी ऐसा एक मलाल है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया, कि मैट्रिक नहीं हो पाया। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब वीडियो कैसेट का जो व्यवसाय था वो काफ़ी ठप पड़ गया। कई बार ऐसा लगा मुझे, मैं दुबई जाओ, मस्कट जाओ, कोशिश भी की 1-2 जगह में जाके,
वहाँ पे कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल स्किल था नहीं, ना मेरे पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री थी, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती कि मैंने अपने आप को इतना अच्छी तरह इक्विप्ड किया है, जो सिनेमा की हम माध्यम की बात करते हैं तो, और फिर मुझे लगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर टोकेंगे नहीं, आपने जब ये बात कही कि आपको डायरेक्टर बनने का हमेशा से शौक़ था, ये शौक़ मुंबई के खार इलाके में रहने वाला बच्चा ज़रूर पाल सकता है और उसे परसू कर सकता है, जबकि किसी और देश के किसी और इलाके में रहने वाला इस तरह के पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ ही उसके लिए शायद ये ख्वाब बुन पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कतई नहीं कि जो खार बैंड्रा में रहेगा तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा, और शायद कोई एक छोटे इलाके में रहेगा, कहीं और दूसरे प्रांत में रहेगा, कि वो एक्टर या डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। कहीं ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग प्रांत में रहते हैं, और बहुत आज की तारीख में जो बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो होता है, सही टाइम सही मेहनत आपकी वो रंग लानी चाहिए। और कहीं छोटे मोटे फिल्म मेकर्स को मैंने एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया, उनके पास, जैसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं, और वहाँ पे मुझे छोटे छोटे 30 रुपया जैसे कन्वेंस पे काम होता था, और हमको बुलाया जाता था, आ जाओ, हम वहाँ पे एक्टर की वो सैंडल पकड़ के खड़े, हम चाहे वो एक पोछा मार दिया हमने, कभी लाइट के पीछे ऐसा कुछ खड़े, हाथ में थर्मोकोल लेके खड़े हैं। ऐसी कई चीज़ें जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें, एक्टर को जाके बुलाओ रूम में से, ऐसी चीज़ें हमने कई बार की है, क्योंकि एज ए अप्रेंटिस आपको ये सब काम करना पड़ता है। तो मुझे हमेशा था कि मैं FTI में जाऊँ और वहाँ से मैं अपना कोर्स करूँ बोल के, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं ग्रेजुएट नहीं था। और जब मुझे पता, उन्होंने कहा कि हम ग्रेजुएट है जो उनको ही लेते हैं FTI में, तो वो मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद में एक बार FTI में गया एज अ जज, ऐसे पैनल में था मैं उनके, कई सालों के बाद जब मैं सक्सेस रहा, और मैंने कहा उनको इस बात का कि मैंने यहाँ पे कोशिश की थी यहाँ पे आने के लिए, और बहुत एक क्राउडेड पूरा माहौल था वहाँ पे, राइटर्स एसोसिएशन, राइटर फोरम था, उसके अंदर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कोशिश की। आप लोगों ने ये कहा था कि हम जो है सिर्फ ग्रेजुएट को देते, लेकिन मैं आज यहाँ पे एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर और एक मेरे ख्याल से ना पढ़ाई करने वाला भी इस मंच पे पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से हमेशा होता है कि पैशन जो होता है, आपकी जो काबिलियत होती है, जो काम होता है, वो अपने आप में होता है। अगर आपको लगता है कि आप ये कर पाओगे, आप में वो जज्बा है, आप में वो जुनून है, तो मेरे ख्याल से पहुंच सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये वक्त है कि जब हम एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर के साथ। तब्बू एक्ट्रेस ने मेरे साथ काम किया उस वक्त कि जब मैं एक फ्लॉप फिल्म मेकर कहा था। फ्लॉप फिल्म मेकर जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक मनुष्यत है, एक गाली है। बिल्कुल। कि जब आप फ्लॉप होता रहे, ये तो यार नहीं चाहिए, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपकी जो फिल्मोग्राफी में इस तरह फ्लॉप होता है, तो वो अच्छे लोग, जैसे हिंदी में कहावत है, कन्नी काट लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ मधुर भंडारकर। मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा। मधुर जी, आपने कहा कि जिस FTI में आपने सोचा था कि फिल्म सीखने के लिए जाएंगे, फिर एक ऐसा भी मौका आया जब आपको उसी FTI में एज अ जज या पैनल में आपको बुलाया गया। कामयाबी का ये जो सीढ़ी दर सीढ़ी आप तक पहुंची जो कामयाबी, आप क्या पाते हैं कि उसकी वजह क्या रही होगी? मुझ में एक अंदर ही एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है। कई बार मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं फिल्म मेकर नहीं होता तो शायद मैं एक जर्नलिस्ट होता, क्योंकि जर्नलिस्ट का स्ट्रीक है मेरे में। क्योंकि मैं हमेशा फिल्मों से, जैसे मेरा बहुत अच्छा नॉलेज है सिनेमा का, 70s 80s की बात करें फिल्मों की, कई मुझे दोस्त इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि जो मैंने तमाम फिल्में देखी है 70s की, 80s की, 90s की। पहली पिक्चर मैंने जब बनाई त्रिशक्ति, तो लोगों ने पहला मुझे कहा कि भैया आपको कमर्शियल फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त 97 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त 100% माहौल था कमर्शियल फिल्मों का।
तो लोगों ने बोला आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत गोविंद निहलानी शाम बेनिकल टाइप सोचते हो, आपको कमर्शियल फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा एक पिक्चर त्रिशक्ति बनाई जिसमें एक पॉट बॉयलर सिनेमा था, जिसमें गाने, कवाली, सब वो आइटम सॉन्ग जो है हर पिक्चर का जो होता है, एक मसालेदार फिल्म बनाने की कोशिश की मैंने, और पता भी नहीं चला वो कहाँ चलेगी। गुमनामी में एक वो पिक्चर जो चली गई ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ नेक्स्ट, क्योंकि इंडस्ट्री में यहाँ पे सेकंड इनिंग खेलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई फ़ोन नहीं उठाता था, कोई आपसे बात नहीं करता है, कोई आपको मिले तो मुंह पलट लेता था। तो ऐसी कई चीज़ें मैंने देखी इंडस्ट्री में कि बात नहीं करना, हाँ मिलते मिलते ऐसा बोल के चले जाते थे लोग। लेकिन मुझे एक ऐसा मौका मिला, मैं कहूँगा भगवान की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कि मुझे चांदनी बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया और जिसका जन्म हुआ। मैंने हमेशा कहता हूँ कि त्रिशक्ति, कभी कभी लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर त्रिशक्ति हिट होती तो शायद इस मंच पे मैं आपके सामने भी नहीं बैठा होता, क्योंकि वो पिक्चर का रुख अलग होता। शायद पता नहीं मैं 2-3 उस तरह की कमर्शियल फिल्म बना के पता नहीं गुम हो जाता। लेकिन चांदनी बार एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए एज अ फिल्म डायरेक्टर, कि अगर ये फिल्म नहीं भी चली तो बात अलग है, लेकिन मैंने एक फिल्म, जो मैंने पहली पिक्चर बनाई त्रिशक्ति, मैंने वो किया जो लोग चाहते थे। अब मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मेरे कन्विक्शन पे बने। वो तब्बू एक्ट्रेस ने मेरे साथ काम किया उस वक्त कि जब मैं एक फ्लॉप फिल्म मेकर कहा था। फ्लॉप फिल्म मेकर जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक मनुष्यत है, एक गाली है बिल्कुल, कि जब आप फ्लॉप होता रहे, ये तो यार नहीं चाहिए, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपकी जो फिल्मोग्राफी में इस तरह फ्लॉप होता है तो वो अच्छे लोग, जैसे हिंदी में कहावत है, कन्नी काट लेते हैं। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट किया। 1-1.25 साल था जो त्रिशक्ति और चांदनी बार के बीच में। चांदनी बार की मेकिंग में भी लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ा, कहा कि पता नहीं ये बार की फिल्म है, क्या बना रहा है, किस तरह का टाइटल है, क्या है ये, लोग इसको पसंद करेंगे नहीं, और कोई ऐसे इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोग इंटरेस्टेड, आज शायद मधुर भंडारकर क्या बना रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन 12 साल पहले किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्या बना रहा हूँ बोल के। चांदनी बार के बनने की इस प्रोसेस में, क्योंकि खुद चांदनी बार जब मैंने देखी, आपसे मुलाकात भी तब हुई थी जब आप यहाँ से रिपोर्ट में उसे लेकर आए थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जी। वो फिल्म कहीं आपके त्रिशक्ति के फ्लॉप होने और एक यहाँ से रास्ता बदल लेना है, इसके किसी रिवेंजफुल एक स्ट्राइव, एक मरने मारने की किसी फेनोमेना का कोई नाम था दूसरा? नहीं, मुझे लगता है कि त्रिशक्ति फ्लॉप के बाद मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी। चांदनी बार जब मैं गया, रिसर्च किया, लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया, मुझे लगा ये बार बाला की ज़िंदगी अपने आप में एक ऐसी ज़िंदगी है। मेरे ख्याल से मेरे पास इतना उसके बाद उसका मटेरियल आज भी पड़ा है कि मैं चांदनी बार पार्ट 2 पार्ट 3 बना सकता हूँ, कि इतना मेरे पास मटेरियल पड़ा। जब मैंने देखा मुझे लगा कि ये पूरा एक साथ एक फिल्म के माध्यम में लाना बहुत कठिन है, लेकिन हमने मिल के उसको एक पोजीशन दी उस फिल्म को, और मैंने उसी प्रकार से उसको दिया। हालांकि चांदनी बार लगने से पहले भी मैं बड़ा नर्वस था। मुझे लगा था कि अगर ये पिक्चर नहीं चली तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, ग्रिम थी, डार्क थी, इशू बेस्ड थी, कोई बड़ा स्टारकास्ट नहीं था उस पिक्चर में, गाने नहीं थे पिक्चर में, लिमिटेड बजट की फिल्म थी। तो कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो दिमाग में चल रहा था मुझे कि पता नहीं किस तरह का लोगों का रिएक्शन आएगा। लेकिन वो पिक्चर जो 2001 में लगी, उसके बाद से लेकर मैं जिस तरह की जर्नी रही मेरी, जिसके अंदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले और अलग अलग तरह के, मैं एक ऐसा फिल्म मेकर हूँ, शायद बहुत कम इन फिल्म मेकर है जिनको क्रिटिकल अक्लेम, बॉक्स ऑफिस सक्सेस और नेशनल अवार्ड से लोगों ने सराहा है, लोगों ने पसंद किया है। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। और ये शायद आप अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ 2-3-4 और भी फिल्म मेकर उसी पीरियड में उभर कर सामने आए, जिनको उस तरह आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये आर्ट सिनेमा है, ये वाला मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा है। इन दोनों के बीच की कोई आपने शैली विकसित की जिससे मनोरंजन वाला पक्ष भी बरकरार रहे और जो उसमें आप कहते हैं कि जर्नलिस्टिक क्वेस्ट भी साथ साथ चले। तो हमें लगता है कि ये जो एक तो आपका वीडियो पार्लर में काम करने का एक लंबा अनुभव और जीवन के साथ एक गहरा जुड़ाव, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से जिस तरह का मैंने सिनेमा बनाया है, लोग हमेशा मुझे अलग अलग नाम दिया है। पोस्ट चांदनी बार की हम बात करें, जब मधुर भंडारकर का जन्म हुआ, एक एज अ फिल्म मेकर की बात करूँगा मैं, और मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में कहीं ऐसे मुद्दे हैं, कहीं ऐसे चीज़ें हैं
जो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड क्यों करें हम। जब आप टेलीविज़न देखते हो, जब अखबार पढ़ते हो, तो आप देखते हो, उसको पढ़ते हो, तो अगर मैं फिल्म के माध्यम से वही चीज़ सिनेमा में लाता हूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए उसको लेकर, उस इश्यू को लेकर या उस टॉपिक को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़मीनी चीज़ों से मैं कभी भी नहीं हटा, क्योंकि फिल्म लाइन जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम वाली इंडस्ट्री है, जो एक सुपरफिशियल है, जो एक वाइड है। वो इंडस्ट्री में आप मेरे लिए एक ज़रिया है अपना व्यवसाय का, मेरे लिए एक ज़रिया है मेरी बातें पहुंचाने का लोगों तक फिल्म के थ्रू। लेकिन जब फिल्म नहीं बनाता तो मैं अपने दोस्तों के साथ या डॉक्यूमेंट्री देखने का मुझे बहुत शौक है। अब आपके चैनल भी देखता हूँ मैं, कहीं आपके इंटरव्यूज़ या आप लोग कहीं बार ऐसे कहीं चीज़ें दिखाते जो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की आप बात करते तो आपके चैनल में देखता हूँ, मुझे वो भी देखने का बहुत शौक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक, मेरा ना इंडस्ट्री में कोई कोटरी है, ना कोई मैं किसी कैंप पे बिलोंग करता हूँ, मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है। तो मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ जिस तरह का सिनेमा बनाता हूँ। शायद मेरी पिक्चर ने किसी ने 100 करोड़ का व्यवसाय नहीं किया, लेकिन मैं खुश हूँ जितना भी किया है मैं अपने, क्योंकि मेरे पिक्चर में लोग ने अपने पैसे रिकवर किए हैं, वो सेटिस्फाई है, वो खुश है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बातें जारी रखते हैं मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर के साथ। मुझे लगता है एज अ मैं एक ऑडियंस हूँ, सिनी गोवर हूँ, जो मैं थिएटर में जाता हूँ पिक्चर, मुझे बड़ी एंटरटेनिंग सिनेमा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा कोई परहेज नहीं है कि अरे यार मैं बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनाता हूँ तो मुझे ये लार्जर देन लाइफ ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ मधुर भंडारकर, जो कि जाने माने फिल्मकार हैं। मधुर जी, आपने कहा मजाक मजाक में ही या फिर उस बात में एक सीरियस पहलू भी होगा कि आपको दोस्त कहते हैं कि ये एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। आज जबकि अब आपने अपनी फिल्म मेकिंग का एक स्टाइल ही बना लिया और आप तय कर पाते हैं कि एक फिल्म में कौन क्या कास्टिंग होगी, लेकिन तब जबकि मधुर भंडारकर इन मेकिंग अभी तय नहीं था कि उनका रास्ता क्या होगा, तब 70s के 80s के कौन से स्टार्स थे जिनके साथ मधुर भंडारकर को लेकर फिल्म बनाने का दिल था? मैं राजेश खन्ना जी का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और देव साहब, अमित जी, अमिताभ जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी भी सब पिक्चरें मेरे ख्याल से सब देखी, सब लोग ने, हम लोग वी आर ग्रोन अप ऑन देयर सिनेमाज। उनकी परफॉर्मेंस या एक्टिंग की बात करें, एक्ट्रेसेस में मुझे स्मिता पाटिल बहुत बहुत पसंद थी। पद्मिनी कोल्हापुर एक एक्ट्रेस है जो बहुत अच्छा प्रेम रोग ज़माने को दिखा रहे हैं, कहीं उन्होंने फिल्में की प्यार झुकता नहीं, मेरे ख्याल से वो एक कमाल की परफॉर्मेंस उनकी थी। बाकी मुमताज़ जी थे, प्रवीण बॉबी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और कई बार जाके हम लोग शूटिंग भी देखते थे जाके। तो 70s के उस सिनेमा, मुझे वो मसाला पॉइंट बेलर आज भी मुझे पसंद है, टीवी में आज भी अगर चलती है तो देखता हूँ। मेरे आईपैड में भी कई ऐसी सिनेमा, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपके सामने शेयर करूंगा कि मैं मनमोहन देसाई जी का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। लोग हमेशा कहते हैं मधुर भंडारकर और मनमोहन देसाई कैसा हो सकता है, दोनों की सिनेमा बहुत अलग है, विपरीत है, क्योंकि वो एक लॉस्ट एंड फाउंड लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनाते थे और मधुर बहुत रियलिस्टिक फिल्में बनाता है। मुझे लगता है एज अ मैं एक ऑडियंस हूँ, सिनी गोवर हूँ, जो मैं थिएटर में जाता हूँ पिक्चर, मुझे बड़ी एंटरटेनिंग सिनेमा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा कोई परहेज नहीं है कि अरे यार मैं बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनाता हूँ तो मुझे ये लार्जर देन लाइफ ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार मुझ पे ये भी कहा गया कि मधुर सलूशन नहीं देता, मधुर जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता। कई बार चांदनी बार और कॉर्पोरेट पिक्चर को लेकर काफ़ी लोगों ने कहा कि इसने सलूशन नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एज अ फिल्म मेकर, कई पिक्चर में सलूशन नहीं होती है, कई चीज़ों का कल्मिनेशन नहीं होता लाइफ में, वो अधूरा होता है। तो मेरे ख्याल से उस तरह की मैं सिनेमा लोगों के सामने रखता हूँ। मधुर भंडारकर को तो अभी एक तरह से कहीं 12-14 साल ही फिल्मों में
काम करते हुए और एक लंबा सफ़र आगे पड़ा हुआ है जिसमें उन्हें और भी कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। लेकिन अब खुद सोचिए कि 14-15 साल पहले मधुर भंडारकर ने जो सोचा था कि यार एक दिन फिल्म बनाऊंगा, और ना सिर्फ सोचा, करके दिखाया, और आज वो एक ना सिर्फ पॉपुलर बल्कि एक मीनिंगफुल फिल्म मेकर हैं। जब आप इसको देखते हैं और फिर अब ये देखते हैं कि बिना ट्रेनिंग के आपने डायरेक्शन जैसी चीज़ शुरू की, तो शुरू में ये ज़रूर कुछ आया होगा कि कैमरा कहाँ लगाएं, शॉट टेकिंग का क्या, ये जो पूरा जो एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशन से जुड़ी प्रोसेस है, उसमें कई जगह आपको कहीं नीचा देखना पड़ा हो या कहीं उलझन हुई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से मैंने एज जैसे मैंने एक अपने आप में एक अप्रेंटिसशिप रहा है मेरा वीडियो कैसेट का ज़माने में से, फिर मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ, छोटे मोटे फिल्म मेकर के साथ काम किया। राम गोपाल वर्मा जी के साथ एक बड़ा टेन्योर रहा मेरा, तकरीबन 4 साल। द्रोही, रात और रंगीला में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तो 4 साल उनके साथ एक बड़ा रिलेशन अच्छा रहा, उनके साथ सीखा, क्योंकि एक अलग टाइप का सिनेमा बनाते हैं, बड़े कामयाब फिल्म मेकर है वो। तो मुझे लगा कि उनसे एक जो क्या होता है, हर फिल्म मेकर, मेरे असिस्टेंट है वो कल जाएंगे फिल्में बनाएंगे, वो अपने स्टाइल का सिनेमा बनाता है। हमने आज राम गोपाल वर्मा जी भी इंडस्ट्री में, मुझे 12-13 साल हो गए, लेकिन कभी भी किसी ने कंपेयर नहीं किया हम फिल्म मेकर को कि मधुर जो है राम गोपाल वर्मा के कैंप से निकला और उसने बहुत सेम जैसी फिल्में बनाई है, वैसे बिल्कुल नहीं है, वो विपरीत है। तो मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर का एक स्टाइल होता है, और मेरा जो कॉन्फिडेंस था, या मेरा वो कहो जैसे आप कहते कैमरा किधर लगाना है या क्या, वो हमेशा ही स्ट्रांग रहा है। मैं कभी भी ऐसा घबराया नहीं, या केवल मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा, पता नहीं, हमेशा ही स्ट्रांग रहता है। मैं एक बहुत फाइटर किस्म का बंदा हूँ, तो मुझे हमेशा स्ट्रांग रहता है और मैं सोचता नहीं, मुझे आता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान में एक एक्टर इनबॉर्न होता है, लेकिन अगर आपको सही नेविगेट करने वाला डायरेक्टर मिलता है और आपको समझाने वाला मिल जाता है, तो आपको बराबर से वो बता सकता है। मधुर जी, देखिए कितनी तरह का सिनेमा हम लोगों के यहाँ बनता है। मतलब एक तरफ आपको ये जो 100 करोड़ वाला क्लब है वो है, और दूसरी तरफ आपको शिप ऑफ थीसिस जैसा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जब आप इसी पेशे में रहते हुए जब आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, तो क्या, कैसे कहते हैं? नहीं, देखिए, सिनेमा जो है आज की तारीख में, मैं कहूँगा 2002 से बात करें, काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी रिवैम्प हो चुका है। वो पहले जैसा सिनेमा नहीं रहा है। और आज सबसे अच्छी बात है सिनेमा के लिए कि, और ख़ास करके हम 2013 की जब बात करते हैं, हर टाइप का सिनेमा चला है, चाहे वो कमर्शियल, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमर्शियल सिनेमा हम बात करते हैं, या हम नॉन कमर्शियल, या कोई बड़ा एक्टर नहीं जिसके अंदर, वो सिनेमा भी कमर्शियली चला है। तो है सिनेमा जो है काफ़ी चेंज हो गया, ऑडियंस चेंज हो गई। आज युवा पीढ़ी जो है, जो सिनेमा देखता है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी जो है वो जाके सिनेमा देखता है सवेरे सवेरे 9 बजे का शो। मैंने कई पिक्चर देखी युवा पीढ़ी के साथ, मैं जाता हूँ सवेरे 9, 9:30 बजे तक, यूथ जो है क्राउड, वो जाके सिनेमा देखता है। तो अपने आप में बड़ी बात होती थी। एक ज़माने में 12 बजे का शो पहले लगता था, आज 8:30, 9 बजे का शो, 7 बजे का शो है सवेरे, 11:15 रात को शो होता है, तो लोग जाते पिक्चर देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो एक एजी सिनेमा या डिफरेंट सिनेमा, रेडिकल सिनेमा की हम बात करते, और एक कमर्शियल सिनेमा की बात करते, जो है जिसका कोर ऑडियंस एक बड़ा स्टार है, उसका स्टारडम है, उसके गाने हैं, तो वो तो लोग जाना ही है उनको। लेकिन एक छोटी पिक्चर अगर आती है और उसके अप्रिशिएशन होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो डेफिनेटली लोग उसको सराहते हैं, लोग थिएटर में जाते पिक्चर देखने। और चलते चलते आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप कौन सी फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से चांदनी बार से हीरोइन तक का एक 11 साल का सफ़र काफ़ी स्ट्रांग रहा है, और मैं बैक टू बैक पिक्चर बनाता गया। 2013 मैंने डेलिबरेटली एक ब्रेक लिया है, और मैं स्क्रिप्ट पे काम वर्कआउट कर रहा हूँ अभी। एक रोमांटिक फिल्म है और एक हार्ड हिटिंग फिल्म है, दोनों पे टू प्रीमेच्योर्ड मैं आपको बोलूँ इस वक्त, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ। रोमांटिक फिल्म में एक प्लान कर रहा हूँ जो बहुत ही बासुजा, ऋषिकेश मुखर्जी टाइप का सिनेमा, जो रोमांस होता है, जो मिडिल क्लास वैल्यू वाला होता है, ऐसा कुछ रोमांटिक सिनेमा में ट्राई करने की कोशिश करता, जो बहुत ही नॉन टॉपिकल होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग उतना ही मिले जितना इतने 12 साल में आप लोग ने मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली दोनों फिल्में हैं वो बहुत ही कामयाबी की ऊंचाइयां छुएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया मधुर भंडारकर। ये थे जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में, तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।